नमस्कार। तो सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और जैसा हम जानते ही हैं कि सूफी संत ये श्रृंखला चल रही है पूरी की पूरी। हमने शुरुआत की थी बुल्ले शाह से, बाबा बुल्ले शाह से। उसके बाद बाबा फरीद, गुरु नानक से हमने स्टार्ट किया था, फिर बाबा फरीद, बुल्ले शाह। उसके अलावा हमने मीराबाई, अक्का महादेवी, लल दैद, हब्बा खातून, अ, और शंकर देव। उसके अलावा हम लोगों ने राबिया पे एक कार्यक्रम किया था। और उसी श्रृंखला में और भी बहुत सारे सूफी संतों पे किया था। तो उसी श्रृंखला में आज हम अमीर खुसरो पे कर रहे हैं। और जैसा कि एक मैसेज है इस कार्यक्रम का कि सूफी संतों के हिंदुस्तान में क्या उनका एक अलग तरह के का रोल रहा लोगों के बीच, उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें अंशु मालवीय जी साथ हैं इस कार्यक्रम में। तो जैसा हम जानते हैं कि सभी सूफी संत कहीं ना कहीं प्रेम की ही बात करते हैं, या प्रेम प्रेम का ही जिक्र करते हैं। खुसरो पाती प्रेम की, बिरला बाँचे कोय, वेद कुरान पोथी पढ़े, बिना प्रेम बिना का होए। तो खुसरो भी उसी श्रृंखला में दिखाई देते हैं हमें। और खुसरो को जो दूसरे तरीके से ऐसा भी देखा जा सकता है, जीनियस की तरह भी देखा जा सकता है, जिसे हम कह सकते हैं कि 14वीं सदी के एक बड़े जो कवि भी थे, शायर भी थे, गायक भी थे, संगीतकार भी थे। कई उन्होंने रागों को मिला के, खासतौर से ईरान और हिंदुस्तान के रागों को मिला के बहुत सारे राग बनाए उन्होंने, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए म्यूजिक के। और उनकी पहेलियां, मुकरियां, या जो उनके अभी भी बहुत सारी जो बच्चों की भी कविताएं हैं हमारे बीच में, हम बचपन से सुन के ही बड़े हुए हैं वो बहुत सारे। तो सबसे पहले एक हम इंट्रोडक्शन का वीडियो देखते हैं जो अमीर खुसरो के बारे में। और इसको आदिल ने बनाया है, गणेश ने बनाया है। तो दीपक, सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं, एक इंट्रोडक्शन वाला। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो दीपक जरा इस वीडियो को चलाए। जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया किताब हिजरा नदार में जा नले हुका है लगाए छतिया। मोहब्बत में अपने महबूब के लिए अगर ऐसी तड़प न हो तो वो मोहब्बत ही क्या। मोहब्बत तो हम सब ने ही की है, लेकिन मोहब्बत को दर्शाया कैसे जाए ये हम खुसरो से सीख सकते हैं, जो अपने आप को न्यौछावर कर गए अपने महबूब के चाहत में। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग तन मेरो मन पीऊ को दो भर एक रंग। एक एक शब्द जैसे चाशनी में डुबोए गए हों, जो रूह को अंदर तक झकझोर कर रख दे। तो आइए उस शख्स के जिंदगी से रूबरू होते हैं जिनको कुदरत ने सिर्फ मोहब्बत के लिए पैदा किया हो और जिसने हम सबको मोहब्बत करना सिखाया। असल नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन। पैदाइश हुई थी एटा जिले के एक कस्बे पटियाले में, और साल था 1253 ईस्वी। खुसरो के वालिद अमीर सैफुद्दीन मोहम्मद तुर्कों के लाचीन कबीले के एक सरदार थे, जो तजाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे। लेकिन रियासती जोर जुल्म से तंग आकर वो अपना मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान आ गए और नवाब इमादुल मुल्क की बेटी से शादी बना ली। खुसरो उनकी तीसरी औलाद थे। 4 साल पटियाले रहने के बाद वालिद साहब उन्हें दिल्ली ले आए और शुरुआती तालीम के लिए यहीं उनका दाखिला करा दिया। पर खुसरो का मन पढ़ने से ज्यादा शेर कहने में लगता था। वे तख्तियों पे अपने शेर लिखा करते थे। कुछ समय के बाद वालिद साहब खुसरो को ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दरबार पर लेके जाते हैं। जब खुसरो ने पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं, तो जवाब मिलता है, आज से तुम्हारी तालीम यही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के सरपरस्ती में होगी। ख्वाजा निजामुद्दीन बड़े पहुंचे हुए सूफी हैं और तुम्हें उन्हीं का मुरीद बनना है। तब खुसरो कहते हैं, मुझे किसी का मुरीद बनने की जरूरत नहीं। आपको अंदर जाना है तो बेशक चले जाइए, पर मैं नहीं जाऊंगा। ये कहते ही वो मन ही मन सोचने लगे कि अगर वो सच में इतने बड़े औलिया हैं तो मेरे मन की बात जान लेंगे, और अगर न जान पाए तो उनका मुरीद क्यों कर ही बना जाए। वो ये सोच ही रहे थे कि अंदर से औलिया का एक खिदमतगार मुस्कुराता हुआ आया और कहा,
जो कुछ भी तुम अपने मन में सोच रहे हो उसको ख्वाजा ने जान लिया है और ये कहलवाया है कि अगर तुम सचमुच यहां सच्चाई की खोज में आए हो तो अंदर आ जाओ, वरना वापस लौट जाओ। खुसरो ये सुनकर दंग रह जाते हैं। अंदर जाते ही ख्वाजा के पैरों पर गिर जाते हैं और उनके मुरीद बन जाते हैं। यहीं से शुरू होता है एक उस्ताद और उसके शागिर्द के बेपनाह मोहब्बत की दास्तां। आज रंग है ऐ मां रंग हैरी, मेरे महबूब के घर रंग हैरी। मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, देश बदेश में ढूंढ फिरी हूं, तोरा मन भायो निजामुद्दीन औलिया। 17 बरस की उम्र पहुंचते पहुंचते खुसरो को दिल्ली के शायरों की जमात में गिना जाने लगा था और 19 तक पहुंचते पहुंचते 1271 ईस्वी में उन्होंने अपना पहला फारसी दीवान तोहफतुस गिर्व जवानी का तोहफा भी पूरा कर लिया। गला भी काफी सुरीला था, सो उनकी शायरी महफिलों में काफी जमने लगी थी। वहीं किसी महफिल में उस वक्त के सुल्तान बलबन के भतीजे मालिक अलाउद्दीन मोहम्मद कशाली खां ने खुसरो को सुना और इतने खुश हुए कि उन्हें अपने दरबार में रख लिया। बस फिर क्या था, खुसरो उनके तारीफ में कसीदे पढ़ते रहे और उनकी जिंदगी की गाड़ी चलती रही। यह सिलसिला लंबा चला, हुकूमतें खत्म होती रहीं और खुसरो का एक शहर से दूसरे शहर और एक दरबार से दूसरे दरबार में तबादला होता रहा। खानदाने गुलामा के आखिर से लेकर तुगलक खानदान के शुरू तक के 11 सुल्तानों में से तकरीबन 7 सुल्तानों के दरबार में रहकर खुसरो ने उनके कसीदे पढ़े हैं। लेकिन खुसरो सिर्फ दरबार के शायर नहीं थे। उन्होंने एक तरफ तो बादशाहों के कसीदे लिखे ही, लेकिन अपनी मीठी जबान से उन्होंने अवाम का भी दिल जीत लिया। जैसा इश्क वो अपने पीर से करते थे, कुछ वैसा ही इश्क वे अपने मुल्क हिंदुस्तान से भी किया करते थे, जिसकी तारीफ करते खुसरो की जबान नहीं थका करती थी। इतने बरस हिंदुस्तान के इतिहास ने अगर किसी शख्स ने हिंदुस्तान की तहजीब, यहाँ की भाषा को मालामाल किया है तो बिना शक वो खुसरो ही है, जिसका जिक्र हिंदुस्तान के पहले सदर वतन रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब भारत की खोज में करते हुए लिखते हैं, मुझे नहीं मालूम ऐसी कोई दूसरी मिसाल जहां 700 बरस पहले लिखे गए गीत आज भी लोगों की याद में महफूज हैं और बिना अल्फाज बदले अपनी मास अपील बनाए हुए हैं। ये उनकी हिंदुस्तान और यहाँ के आवाम के लिए मोहब्बत को ही दर्शाता है कि दिल्ली के आसपास बोले जाने वाली खरी बोली को खुसरो ने हिंदवी का नाम दिया, जिसे आज हम हिंदी के नाम से जानते हैं। शायर होने के साथ खुसरो को संगीत की भी गहरी समझ थी। सितार और तबले के इजाद का श्रेय भी खुसरो को ही दिया जाता है। हिंदुस्तानी और फारसी रागों को मिलाकर उन्होंने कई नए राग भी इजाद किए हैं। खुसरो ने ही कव्वाली को फन का दर्जा दिया। हिंदुस्तान की साजा संस्कृति की मिसाल एक अजीम शायर और एक अदीब होने के बावजूद भी खुसरो ने बहुत सादगी भरा जीवन जिया और इसको मोहब्बत के नाम खुद को समर्पित कर दिया। दीपक, आप प्लीज जो दूसरी वीडियो है वो चला दो। आजा रे निंदिया तू आ क्यों ना जाती, मुन्ने को मेरे सुला क्यों ना जाती, आजा रे निंदिया सुला क्यों ना जाती। इस लोरी को सुन के हिंदू बच्चा भी सो जाता है और मुसलमान बच्चा भी सो जाता है। आप जानते हैं ये लोरी किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने। सूफी थे। अमीर खुसरो बरसों से हमारी जिंदगियों का हिस्सा हैं, असरदार अटूट हिस्सा, एक खूबसूरत तरीन ख्याल, बेहतरीन आमाल, एक हसीन तरीन मिसाल, अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो। कहाँ नहीं है अमीर खुसरो? बच्चों की जिज्ञासा में, उत्सुकता में, यौवन की उमंग में, बसंत में, पनघट में और पानी भरने आई पनिहारिनों में भी, हर सू हर तरफ अमीर खुसरो।
सुनो, अपना निराली एक पहेली पूछेगी। धूप से वे पैदा होवे, छाँव देख मुरझाए, एरी सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। मुझे पता है, मुझे पता है। बता बता। पसीना। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। एक नार के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक खड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। मुझे पता है, मुझे मुझे पता पता है। क्या क्या? आंखें। अरे नहीं बुद्धू, चक्की। हाँ, ये है सही जवाब। पता है अमीर खुसरो कविता भी करते थे। हाँ, और उन्हें कविता किसी ने नहीं सिखाई थी, वो तुरंत कविता बनाकर सुनाने की काबिलियत रखते थे। हाँ बच्चों, मेरे पास भी ना एक ऐसी ही बड़ी मशहूर कहानी है। माँ सुनाओ ना वो कहानी। हाँ, सुनाओ। अच्छा सुनो, एक बार की बात है, अमीर खुसरो कहीं जा रहे थे और गर्मी का मौसम था। अमीर खुसरो को जोरों की प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए एक पनघट पर पहुंचे। वहां कुछ लड़कियां और औरतें पानी भर रही थी। वो सब आपस में हंसी मजाक कर रही थी। अमीर खुसरो को उन लड़कियों ने दूर से ही पहचान लिया। करीब आने पर अमीर खुसरो ने पानी मांगा तो लड़कियां कहने लगी, पहले कविता सुनाओ, फिर पानी पिलाएंगी। कविता सुनाऊंगा, पर पहले ये तो बताइए कि आप किस पर कविता सुनना पसंद करेंगी। खीर पे कविता सुनाओ। नहीं नहीं, चरखे पर कविता सुनाओ। कुत्ते पर कविता सुनाओ तो जानू। ढोल पर कविता सुनाओ तो माने। अमीर खुसरो शांत खड़े थे। उन सबकी मांग पर अलग अलग कविता ना सुनाकर सबकी मांगों को मिलाकर उन्होंने एक कविता सुनाई। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। सभी कविता सुनकर बहुत खुश हुई और उन्होंने सम्मान से अमीर खुसरो को पानी पिलाया। ऐसे थे आशु कवि अमीर खुसरो। वैसे अमीर खुसरो के बारे में और भी मजेदार कहानियां हैं, सुनोगे बच्चों? हाँ, सुनाओ। एक बार कहीं से एक फकीर हजरत निजामुद्दीन की सेवा में पहुंचा। 3-4 दिनों तक फकीर आवाज लगाता रहा। हजरत निजामुद्दीन ने यह देखा तो उन्होंने उस फकीर को बुलाया। हजरत ने फकीर से कहा, लो हमारी जूतियां उठा कर ले जाओ। फकीर ने महबूबे इलाही की जूतियां उठाई और मुल्तान की ओर चल पड़ा। हजरत निजामुद्दीन के सबसे प्यारे शागिर्द अमीर खुसरो उन दिनों शहजादा सुल्तान के साथियों में थे और शहजादे के लश्कर के साथ वो मुल्तान से दिल्ली की ओर लौट रहे थे। उनका मन मारे खुशी के गा रहा था कि आखिरकार उनकी मुलाकात महबूबे इलाही के साथ होगी। रास्ते में उन्हें वो फकीर दिखा तो उन्होंने उनसे पूछा, बाबा आप किस ओर जा रहे हैं? फकीर ने खुसरो को बताया कि वो दिल्ली से आ रहा है। दिल्ली का नाम सुनते ही अमीर खुसरो ने पूछा, बाबा मुझे बताओ मेरे महबूबे इलाही कैसे हैं? फकीर बोला, हजरत बिल्कुल ठीक हैं, मैं उनकी दर पर मांगने गया था, देखिए उन्होंने मुझे अपनी जूतियां दी हैं। ये देखते ही खुसरो तड़प उठे। उनका दिल ये सोचकर रोने लगा कि महबूबे इलाही इस वक्त नंगे पैर होंगे। उन्होंने तुरंत फकीर से पूछा, बाबा ये जूतियां मुझे बेचोगे? फकीर ने कहा, आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो शौक से खरीद लें। खुसरो के पास उस वक्त 500 रुपये थे जो शहजादा सुल्तान ने उन्हें मेहनताना दिया था। खुसरो ने वो सारे रुपए फकीर के हवाले कर दिए और दोनों जूतियां अपने सिर पर रखकर कलाम गाते गाते दिल्ली पहुंचे और हजरत को जूतियां पहनाई। हजरत ने पूछा कि जूतियां तुम्हें कहाँ मिली? तो खुसरो ने सारा किस्सा क्या सुनाया। सुनकर हजरत हंसते हुए बोले, तुर्क तुम तो ये सस्ते में खरीद लाए। खुसरो बोले, जी हुजूर, वाकई ये बहुत सस्ते में मिल गई। माँ और कहानी सुनाओ ना। पापा और कहानियां सुनाओ ना। सुनाओ ना। रुको, अब हम अगले रविवार को और ढेर सारी कहानियों के साथ यहाँ मिलेंगे, ठीक है? ठीक है। अभी आपने देखा कि अमीर खुसरो के वो सब पहेलियां या अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा आपने जाना। अब देखते हैं मुकरियों पे एक वीडियो बनाई और मुकरी एक अलग से बड़ी इंटरेस्टिंग फॉर्म मुझे लगती है और हमारी टीम के कुछ मेंबर्स ने इसको वीडियो में बनाने की कोशिश की है। तो देखते हैं मुकरिया, फिर बात करेंगे। अंशुम मालवी जी भी हैं तो उनसे भी चर्चा करेंगे इन सब पे।
रात समय वो मेरे आवे, भोर भये घर उठी जावे। ये अचरज है सबसे न्यारा। ए सखी साजन, ना सखी तारा। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवत बड़ो चटकीला। राम भजन बिन कभी न सुना। ए सखी साजन, ना सखी तोड़ना। बेर बेर सोवती जगावे, ना जागू तो काट खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ऐसा कि साजन ना सखी मक्खी। वो आवे तो शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई। मीठे लागे वाके बोल, क्यों सखी साजन? ना सखी ढोल। नंगे पाँव फिरन नहीं देते, पाँव से मिट्टी लगन नहीं देते। अच्छा, पाँव का चूमा लेत निपूता। ए सखी साजन, ना सखी जूता। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे। रहे छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन? ना सखी नीर। अर्ध निशा आया वो कौन, सुंदरता बरने कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन? ना सखी चंद। शोभा सदा बढ़ावन धारा, आँखिन से छिन होत ना न्यारा। आठों पहर मेरो मनोरंजन, ऐसा कि साजन? ना सखी अंजन। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, क्यों सखी साजन? ना सखी लोटा। बिन आवे सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग फूले। सीरी भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन? ना सखी पाती। तो मुकरियां हमने देखी सबने। तो अभी हमने देखी कुछ मुकरियों के एग्जाम्पल बहुत सारी, और ये हम आगे भी करते रहेंगे। और ऐसा माना जाता है कि खुसरो साहब की 99 लगभग 99 किताबें मिलती हैं, लेकिन उनका जिक्र मिलता है, उल्लेख मिलता है, लेकिन सब उपलब्ध नहीं है। हालांकि उनका अधिकतर अंशु जी ज्यादा इसको बेहतर बता पाएंगे। वाचन रूप में ज्यादा उनका मिलता है, जो बोलचाल की भाषा में, या इतने सालों से जो हमारे अपने बातचीत में, मुहावरों में, पहेलियों में जुड़ते वो परंपरा आज तक जीवित है। एक वीडियो और हम देखते हैं, इसके बाद बस आखिरी एक वीडियो, उसके बाद फिर अंशु जी से बात करेंगे। और खुसरो पे तो बहुत सारी चीजें हैं बात करने की, अमीर खुसरो पे। पहेलियों पे एक सिद्धांत और लोकेश ने एक वीडियो बनाई है, इस वीडियो को देखते हैं, फिर उसके बाद एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। चारों ओर सदान भाई क्या कर रहा है यार? डिस्टर्ब हो रहा है, बाद में पढ़ लेना। ओए पहले ये बता। हाँ चल एक पहेली मैं तुझसे पूछता हूँ, ठीक है? पूछ।
एक थाल मोती से भरा, ठीक है। सबके सिर पर औंधा धरा, हाँ। चारों ओर वो थाली फिरे, हाँ। मोती उससे एक ना गिरे। बता। एक थाल मोती से भरा, सबके हाँ। सिर पे औंधा धरा, हाँ। चारों ओर वो थाली फिरे, मोती हाँ। उससे एक ना गिरे। हाँ। आटे की चक्की तो नहीं है? अरे यार उससे तो गिरते हैं गेहूँ। रुक जा, मैं बता रहा हूँ मैं, रुक जा 1 मिनट। बता चल। पता हारी। नहीं क्या? हारी बोला। हाँ हार गए, चल ठीक हारी। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वे थाली फिरे, मोती उससे एक ना आंसर गिरे, बता। मतलब आसमान। अरे यार हाँ चल और पूछ, इस बार बता दूंगा मैं, जल्दी पूछ। पूछो। हाँ। चल। 20 का सर काट लिया, हाँ। ना मारा ना खून किया। 20 का सिर काट लिया। हाँ। अरे नाखून है, ये तो घर पे मेरे चलता रहता है। अभी ये तो सिंपल सही है ना, इसमें क्या। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, एक तू बताना। चल अच्छा बता, पूछ। बता ही नहीं पाएगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, देख। हाँ। एक नारी के हैं 2 बालक। हाँ। एक नारी के हैं 2 बालक, दोनों एक ही रंग। एक नारी के हैं 2 बालक, दोनों एक ही रंग। एक फिरे एक ठाट रहे, एक फिरे एक खड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। बता। एक नारी के हैं 2 बालक, दोनों एक ही रंग। हाँ। एक फिरे एक खड़ा रहे, फिर भी दोनों एक संग। एक नारी के 2 बालक हैं और एक खड़ा है और एक हमेशा चलता रहता है। हाँ करीब तो है, तू बता। चल डेली यूज में आता है, ये मैं बता दूँ। डेली यूज में आता है। हाँ। हारी। अरे हारी हो, बता जल्दी, मैं बताऊँ फिर। चल अच्छा बता। चक्की, वो जो एक नहीं चलता एक खड़ा रहता है, जो फ्लोटर अरे वाली है। यार। ये तो सिंपल है। हाँ। खेत में उपजे सब कोई खाए। हाँ। खेत में उपजे सब कोई खाए। हाँ। घर में होवे घर खा जाए। घर में होवे घर खा जाए। हाँ। खेत में उपजे सांप। अबे खेत में सांप अवस्था को खाता है क्या उसको? अरे खेत में चलता तो है ना। तो खाते हो उसमें। खेत में उपजे सब कोई खाए, सब खाते हैं खेत में उसे। हाँ। और घर में उपजे तो घर खा जाए। कुछ ऐसा होगा। पेड़। अबे फल है, फल बता कोई। खेत में उपजे सब कोई खाए और घर में उपजे घर खा जाए। फल कौन सा ऐसा खेत घर? अच्छा बता, चल बता। फूट खाए? क्या? फूट। अरे तरबूज की तरह होता है, बिना टेस्ट वाला होता है। मैंने खाया मेरे ही गाँव नहीं में है। बहुत होता है। मैं पूछूं अब? हाँ पूछ। बता देगा? अरे पूछ तो सही, बता दूंगा ही। चल। एक नार तरवर से उतरी, हाँ। सर पर वाके पांव, हाँ। ऐसी नार कुनार को मैं ना देखा जाऊं। बता। ऐसी नार को ना देखा जाऊं। सर पर वाके पाँव ना? सर पर वाके पांव। अच्छा, ये अरे हाँ समझ गया, ठीक है, मुर्गी है। हाँ। मुर्गी नहीं है। जमीन पे चलती है, पंछी है। चल। हाँ पक्षी है। सर पर और किसके पाँव होते हैं यार? सर पर पाँव, सर पर बाकी। चल बता कौन है? मैना। अच्छा मैना। हाँ यार। चल एक और पूछ, जल्दी पूछ। अब चल एक और? हाँ। चल ठीक है। श्याम बरन और दांत अनेक। श्याम बरन दांत अनेक। अच्छा। लचकत जैसे नारी। लचकत जैसे नारी। हाँ। श्याम बरन दांत अनेक, लचकत जैसे नारी। और आगे? दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आरी। चल बता। दोनों हाथ से खुसरो खींचे। दांत कितने? दांत कितने? दांत अनेक। अनेक दांत अनेक हैं, दोनों हाथ से और लचक रही। आ रही, बहुत सारे दांत खुसरो खींच रहे हैं, लिप लिप करके आ रही। अरे हाँ। चल सही मैं पूछ रहा हूँ अब। हाँ, बता। मैं पूछूंगा, बता ही नहीं पाएगा। ये जो पहली चल रही है किसकी है? ये तू पढ़ रहा था, किसकी है ये? कौन? ऐसे ही मतलब लोग यार मैंने तो ऐसे किया क्या? नानी कभी कभी मेरी बोलती रहती थी इसको, हम लोग से पूछती थी। किसी ने लिखी की है क्या ये? क्या पता। हाँ नहीं ये जो चल देख। अरे तूने कुछ जो बता रहा था ना, वैसे खेत नारी बीचों, ये मैंने पढ़ी हुई थी यार। अभी मैं 2-3 दिन पहले पढ़ रहा था। अमीर खुसरो का नाम तूने सुना होगा, जो बलवन मोहम्मद, जलाउद्दीन, अलाउद्दीन और मुबारक शाह, जो खिलजी नहीं थे सारे दिल्ली सल्तनत के, गियासुद्दीन तुगलक, इन सारे जितने भी सल्तनत थी, जो 7 सल्तनत थी, तो अमीर खुसरो ऊपर लिखते थे। जैसे कि राजा है तो राजा का बेटा पैदा हुआ तो उसके ऊपर कुछ लिख दिया। राजा के मरने के बाद सल्तनत में नया राजा बदला तो फिर लिखे। बहुत बड़े पोइट थे ये। अच्छा मतलब ये सब लोगों को देख रहे थे ये? और बहुत सारी सल्तनत देखते हुए हैं, 6-7 राजा देखे हैं इन लोगों ने अपने उसमें।
बहुत बड़े आदमी थे। हाँ वो लोग भी बहुत कम समय मतलब 5-6 साल या 15 साल ऐसे 20 साल तक के लिए लोग राज करते थे। राज भी करते थे तो बदल जाता था फिर। बचपन से ही सीख रहे हैं। बचपन में मुझे याद है मैंने पढ़ा हुआ था कि छोटे में थे तब इनके दादाजी ने इनको भर्ती करा दिया था। अरबी उन्होंने सीखी है, फारसी उन्होंने सीखी है, हिंदी उर्दू ये सारी चीज सीखी है। कला प्रेमी थे और ये पहले ऐसे कवि थे भारत के मुस्लिम कवि जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था। हाँ? चल तू ये बता। चल अच्छा पूछ। चल अब की बारी तो बता ही दूंगा। तो ठीक है बता। सावन भादो बहुत चलत है। सावन भादो बहुत चलत है, माघ फूस में थोरी। अमीर खुसरो कहें तू बता पहली मोरी। सावन भादो खूब चलत है, माघ फूस में थोरी। बारिश। बारिश तो 2 सीजन चलेगी, 2 सीजन थोड़ी चलेगी, या तो बंद होगी या चलेगी। क्या है मतलब मौसम है या नहीं है? मौसम नहीं है। मौसम नहीं है। मौसम नहीं है लेकिन हाँ मौसम से रिलेटेड कोई चीज है। मौसम से रिलेटेड कोई चीज है? हाँ मौसम से रिलेटेड सोच। क्या वो चलती रहती है? थ्रू आउट चलेगी। सब में चलेगी? सब में चलेगी। स्टार्टिंग में चलेगी ज्यादा। देख सावन भादो बहुत चलत है। हाँ। माघ फूस में थोड़ी, फिर कम चलती है। अच्छा 2 सीजन में धीरे चलती है। हाँ, कम 2 सीजन में पूरा चलती है पर चलेगी है। चल रही है। नाली। हाँ नाली 2 सीजन चले वाला बता। बरसों बरस वो देश में आवे। हाँ? मुंह से मुंह लगा रस पियावे। अच्छा। वाह खातिर में खर्चे दाम। बता। बरसों बरस वो देश में आवे। हाँ? मुंह से मुंह लगा रस पियावे। हाँ? वाह खातिर वो खर्चे दाम। इससे इतना तो समझ आ गया होगा कोई ना कोई चीज है जो बरसों बरस देश में आती है, मुंह से मुंह लगा रस पियावे। मतलब फल है लेकिन कौन सा है? चल बता। इतना मैं बता दे रहा हूँ। बरसों बरस आता है, सीजनल फल है। सीजनल फल है और मुंह में लगाते हैं उसका रस अंदर चला जाता है। रसीला फ्रूट है कोई? रसीला है। हाँ रसीला फ्रूट। बरसों बरस आता है तो सीजनल है। संतरा। संतरा सीजनल है। संतरा रस कहाँ होता है? रस होता तो है लेकिन अरे इतना नहीं होता जितना तो बात हो रही मुंह लगा के पी लो। चल अच्छा बताइए तो बहुत कंफ्यूजिंग है। बता। हाँ माम। हाँ ये वाला ले चल। चल अच्छा पूछ। कैसे है ये? सर तो क्या है? सर तो पंच पना, पंजे उसके यूं। अच्छा सर तो पंच पना, पंजे उसके यूं। अमीर खुसरो यूं कहें बीच में लकड़ी क्यों? सर तो पंच पना, बीच में पंजे उसके यूं। अमीर खुसरो यूं कहें बीच में लकड़ी क्यों? चल बता। बीच में लकड़ी। बीच में लकड़ी है। हाँ। पंजे उसके यूं। सर तो पंच पना। अच्छा यूं। हाँ। बीच में लकड़ी होती है। मैं बता रहा हूँ सब्जी है। सब्जी में मतलब डलता है, सब्जी में डलने वाली चीज। सब्जी में डलने वाली चीज। हाँ। बीच में लकड़ी है। हाँ बीच में लकड़ी होती है। और पंजे उसके ऐसे हैं। लहसुन। देख क्या है? मैंने मान नहीं सकता तुम देखा हुआ कहीं? हाँ देखा था मैंने। लहसुन है ना? लहसुन है। हाँ। तेली का तेल, कुमार का डंडा, हाथी की सूंड, नवाज का झंडा। फिर से पूछ। तेली का तेल, कुमार का डंडा, हाथी की सूंड, नवाज का झंडा। तेली का तेल, कुमार का डंडा, हाथी की सूंड, नवाज का झंडा। बता क्या है ये? तेली के तेल, कुमार का डंडा, हाथी की सूंड, नवाब का झंडा। नवाज का झंडा। अच्छा नवाज का झंडा। अरे तो जोड़ ना। तेली मैं का तेल, जोड़ रहा हूँ। कुमार का डंडा क्या होता है? कुमार का डंडा कुमार जो बनाता है, ठीक है। कुमार का डंडा, हाथी की सूंड, कुमार के डंडे में दिया आ गया, हाथी की सूंड में बाती। अच्छा ये दिया है। और क्या दिया बाती? दिया है चिराग जो कहते हैं। ये चले आखिरी तेरे से मैं पूछ रहा हूँ। चिराग है क्या ये? हाँ चिराग ही है। अलादीन वाला। हाँ हाँ अरे चले पूछ रहा हूँ मैं। अंदर चिलमन बाहर चिलमन, बीच कलेजा धड़के। अंदर चिलमन बाहर चिलमन, बीच कलेजा धड़के। अमीर खुसरो यूं कहें वो 2-2 उंगल सरके। अंदर चिलमन बाहर चिलमन, बीच कलेजा धड़के। अमीर खुसरो यूं कहें वो 2-2 उंगल सरके। अंदर चिलमन बाहर चिलमन, बीच कलेजा धड़के। बीच कलेजा धड़के। अमीर खुसरो यूं कहें वो 2-2 उंगल सरके। पैर। 2-2 उंगल कब सरकते हैं पैर? 2 उंगल मतलब ऐसे 2 उंगली और 2-2 उंगल थोड़ी सरकेंगे। चल मैं बता रहा हूँ रेगुलर यूज में आती है। रेगुलर यूज में किस यूज में आती है? रेगुलर में
मतलब यूज तो बता। ये एक प्रोफेशन है, जैसे कपड़े के व्यापारी के डेली यूज में आती है, कपड़े के व्यापारी के यूज में डेली यूज। कैंची? हाँ कैंची, कैंची है। इसके ये जो तेरी अभी लैंग्वेज है, जैसे कि खड़ी बोली मेरी है और तेरी अवधी लैंग्वेज है, तो ये जो हमें अपने अमीर खुसरो थे, भारत के विभिन्न हिस्सों में आज खड़ी बोली बोली जा रही है। अवधी बोली जाती है, मगधी बोली जाती है, अवधी या मथुराम बोली जाती है, मगधी बोली जाती है। तो इसमें उनका बड़ा योगदान है। जिन्होंने हिंदी में बेबाक तरीके से लिखना शुरू किया था, तो अवधी मगधी इन सारी चीज़ों में पहेलियाँ, मुकरियाँ और कहावतें लिखी थी। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। इतनी सारी पहलियों के अलावा इतनी सारी चीजें लिखी हैं। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। बहुत अच्छी वीडियो बनाई सिद्धांत ने और लोकेश ने। अब जैसा कि अमीर खुसरो के बारे में हम जान ही रहे हैं, उनके बारे में लगातार, और भाषा को लेकर खास तौर से एक दरबारी भाषा भी मिलती है, लोगों की भाषा भी मिलती है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गंगा जमुनी तहजीब या ईरान से रागों के साथ मिलकर भारतीय रागों को मिलाकर एक नई शैलियों का, तो बहुत एक क्रिएटिव जिसे बोलते हैं, उनकी पूरी जर्नी रही, जो उनकी अपनी आर्ट की जर्नी थी, कला की जर्नी थी। अंशु जी से थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे अमीर खुसरो को वो कैसे देखते हैं और हमें कैसे थोड़ा देखना चाहिए अमीर खुसरो। आज अंशु जी आप हैं मौजूद? जी नमस्कार। अब आप देखिए कि अमीर खुसरो पे बोलने के लिए मैंने पीला कुर्ता पहन लिया है। जी जी जी। और थोड़ा माइक आपका अभी दोबारा से शुरू करेंगे तो। हाँ जी जी, मैं कह रहा हूं कि अमीर खुसरो पे बोलने के लिए मैंने पीला कुर्ता निकाला, और क्योंकि अमीर खुसरो का नाम जहन में आते ही सबसे पहले आज रंग है ध्यान आता है, तो लगा कि ऐसे ही रंग के में आज आना चाहिए। तो अमीर खुसरो, द ग्रेट अमीर खुसरो, हम लोगों ने अभी तक जिन संतों, सूफियों, कवियों के ऊपर सीरीज की है, उसमें देखा जाए तो हव्वा खातून ही शायद ऐसी थी जो पारंपरिक अर्थों में सूफी नहीं है। बाकी सारे सूफी या संत थे, लेकिन अमीर खुसरो पारंपरिक अर्थों में, जो हम लोग सूफी या संत कहने से दिमाग में तस्वीर उभरती है, तो उस रूप में अमीर खुसरो संत नहीं है, सूफी नहीं है। और लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमीर खुसरो कोई भी एक चीज नहीं है, वो बहुत सारी चीज है एक साथ। वो एक म्यूजिशियन है, इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले हैं म्यूजिक के, वो एक कवि हैं, शायर हैं, वो एक इतिहासकार हैं, वो एक सूफी हैं। तो बहुत सारी चीजों के, और जो शब्द मैं आधुनिक संदर्भों में इस्तेमाल करता था, रविंद्रनाथ टैगोर या सत्यजीत राय जैसे व्यक्तित्व के लिए, अगर आप देखें तो अमीर खुसरो उस तरह का एक रेनेसा पर्सनैलिटी है, और जिनके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी चीजों से वो गुजरते हैं, और वो खूबियां ऐसी हैं कि जिनके बिना आप हिंदुस्तान का तसव्वुर नहीं कर सकते, और हिंदुस्तान के बिना अमीर खुसरो का तसव्वुर नहीं कर सकते। जितने रंग हिंदुस्तान में हैं, उतने अमीर खुसरो के अंदर हैं। जो अमीर खुसरो के अंदर रंग नहीं है, वो हिंदुस्तान में भी आपको रंग नहीं मिलेगा। तो एक बड़ा रंग बिरंगा भव्य सा व्यक्तित्व है मुझे, और कैसे वो समय के साथ आज से 700 साल से लगातार ट्रेवल करता हुआ हमारे वक्त में भी बना हुआ है,
अभी मैं जब ये सोचा कि इसकी तैयारी करूं कुछ इस प्रोग्राम की, तो एक बड़ी खूबसूरत चीज मिली मुझे मेरी अलमारी में। ये पेंगुइन बुक्स ने ये किताब छापी है इंग्लिश में, द मैन इन रिडल्स, अमीर खुसरो। और इसमें उनकी पहेलियां हैं, विषयवार पहेलियां इकट्ठी की गई हैं और उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। और ये एक अद्भुत व्यक्तित्व था, हम लोगों का दोस्त अब नहीं है इस दुनिया में, अंकित चड्ढा, उसने ये एडिट की थी ये पुस्तक। अंकित चड्ढा का आखिरी प्रोग्राम भी हम लोगों ने इलाहाबाद में किया था, और वो प्रोग्राम भी था जय खुसरो। तो एकदम नए तरीके से अमीर खुसरो को अंकित चड्ढा ने पेश किया था, अपने दास्तान गोई के मार्फत, अपनी कहानी के मार्फत। और कहानी के बीच बीच में वेदांत और बिंदु मालिनी को उनकी चीजें पेश करते थे, और फिर कथा उनकी आगे बढ़ती थी। वो इतना इंटरेस्टिंग था। और एक 700 साल पहले पैदा होने वाला आदमी कितना मॉडर्न और कितना आधुनिक होके हमारे बीच उभर रहा था, वो उस प्रोग्राम से पता चलता है। अगर आप देखेंगे एक चीज जो दूसरी और बातों के अलावा अमीर खुसरो के बारे में बात करते समय एकदम से जहन में आती है, अपने लेक्चर में जो प्रख्यात सूफी गायक हैं मदन गोपाल सिंह जी, आपके दिल्ली के ही हैं, और मदन जी ने अपने एक लेक्चर में कहा था कि कैसे इन सूफियों ने, इन संतों ने एक हिंदुस्तान का तसव्वुर पैदा किया। आप देखेंगे कि अमीर खुसरो हिंद की जब बात कर रहे हैं तो उनके दिमाग में एक देश का तसव्वुर है। और आप शेख फरीद बात कर रहे हैं, उनके दिमाग में हिंदुस्तान का एक तसव्वुर है। बाबा बुल्ले शाह बात कर रहे हैं, उनके दिमाग में हिंदुस्तान का एक तसव्वुर है। तो आपको ये जो बनता हुआ राष्ट्र है, जिसे हम बाद में भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, जिसका संविधान बनाते हैं, जिसकी आजादी की लड़ाई के लिए लड़ते हैं, वो सांस्कृतिक रूप से बनाने वाले यही संत और सूफी हैं। उन्होंने उसकी एक सांस्कृतिक उसकी विविधता को एक गुलदस्ते में बांध के एक राष्ट्र का तसव्वुर पैदा किया, और उसमें अमीर खुसरो सबसे आगे हैं। वो संगीत से बांधते हैं, वो साहित्य से बांधते हैं, वो भाषा से बांधते हैं, वो आध्यात्म से बांधते हैं, वो इतिहास से बांधते हैं। तो इतने सारे उनके इंस्ट्रूमेंट हैं उनके पास, इतने तरीके के पास, कि कभी कभी आश्चर्य होता है कि अमीर खुसरो जैसा आदमी भी कभी क्या इस धरती पे था। मतलब इतनी रंग बिरंगी शख्सियत वाला अमीर खुसरो ने बहुत सारा इतने खूबसूरत वीडियोस जब हम लोग देख लेते हैं तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। वो ज्यादातर जो इतिहास और डिटेल्स होते हैं, बारीकियां होती हैं, वो उन वीडियोस में आ चुकी रहती हैं। तो उन पे बात न करके एक अमीर खुसरो का जो ज्यादातर लेखन है वो फारसी में है, और जो इतिहास के जानकार हैं, जो साहित्य के जानकार हैं, कि ज्यादा गंभीर और साहित्यिक नजरिए से ज्यादा ऊंची कोटि का साहित्य जो है हिंदी में लिखा हुआ है। तो हिंदी में जो उनका लिखा हुआ साहित्य है वो आमतौर पे बहुत लंबे समय तक, शायद इस शताब्दी तक भी
पूरी तरीके से लिखा नहीं गया था, वो ओरल ट्रेडिशन पे चलता हुआ आ रहा था। और इसीलिए बहुत सारे विद्वान ऐसे भी हैं जो ये नहीं मानते कि ये अमीर खुसरो का लिखा हुआ है। लेकिन बहुत सारे विद्वान, इतिहास की नज़ीर, खुद अमीर खुसरो का अपने को कहना और हिंदवी का बार बार जिक्र करना, वो ये बताता है कि ये सारी रचनाएं अमीर खुसरो की ही हैं। और अमीर खुसरो के हो सकता है उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए हों, आज जिस रूप में उसकी भाषा मिलती है इस रूप में ना रही हो, किसी और रूप में रही हो। खुद जिसे हिंदवी कहते थे वो उर्दू और हिंदी होते हुए और आज कहाँ तक पहुंची है। अभी एक वीडियो में हम देख रहे थे कि इसका जिक्र था कि मुसलमान एक होते हुए भी उन्होंने हिंदी भाषा के इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन मुझे लगता है कि ये जिक्र करना ही शायद जरूरी नहीं है, क्योंकि भाषाओं का ये झगड़ा हमारी 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ है। उसके पहले भाषाओं का ये झगड़ा नहीं था कि धार्मिक आधार पे भाषाएं बांट दी जाएं, कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है, उर्दू मुसलमानों की भाषा है, फारसी भाषा है। ये बंटवारा हिंदुस्तान में नहीं था। और इसका श्रेय काफी कुछ ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को है, और यहाँ के जो कट्टरपंथी हिंदू या मुसलमान नेता लोग थे उनकी ये दिमाग की उपज है। ऐसा बंटवारा था नहीं। अमीर खुसरो के लिए ये मसला ही नहीं है कि वो किस भाषा में लिख रहे हैं। वो हिंदुस्तान से इतना प्यार करते थे और हिंदुस्तान में जो भाषा है उसको वो इस्तेमाल भी कर रहे थे और बना भी रहे थे। क्योंकि आज जो हम भाषा बोलते हैं इसको अगर हम देखें तो मैं ये कह रहा था कि जिस जो भाषा वो इस्तेमाल कर रहे थे, जो बोल रहे थे, वो उनके लिए कोई भी मसला नहीं था, क्योंकि वो एक साथ उस भाषा को बना भी रहे थे और उसको इस्तेमाल भी कर रहे थे। और वो भाषा बना रहे थे जिसके आधार पे हमारी आज की भाषा बनने वाली थी। अगर आप देखें तो और अगर आप देखें तो अमीर खुसरो की भाषा जो हमारा आज का और खासकर 60 और 70 के दशक का जो 50 के दशक का जो फिल्मी गीतों की जो भाषा है वो वही भाषा है जो अमीर खुसरो से लेके और वहां तक आई हुई है। तो जो एक सरल कम्युनिकेट होने वाली, बहुत आसानी से समझ में आने वाली भाषा है, और वो अमीर खुसरो इस्तेमाल करते हैं, वही गालिब और मीर तकी मीर इस्तेमाल करते हैं, और वही हमारे सिनेमा की और आधुनिक कविता की भाषा है। तो भाषाई स्तर पे आप देखें तो वो इतना खूबसूरत है उनका ये सफर, क्योंकि आप देखें उर्दू के महान शायर मीर तकी मीर ने भी लिखा है अपनी किताब में, जो साहित्य पे उनकी किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके जमाने में भी अमीर खुसरो के गीत बहुत मशहूर थे। तो ये वो गीत, उनका मुख्य लेखन, उनकी सारी मसनवियां जो हैं वो फारसी में मौजूद हैं, लेकिन उनका जो उन्होंने खुद लिखा है, कई जगहों पे इसका जिक्र किया है कि वो बहुत सारी भाषाएं जानते थे और बहुत सारी भाषाओं को वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे, अपने परिचय में बार बार लिखते हैं। लेकिन अमीर खुसरो जिस वजह से जाने जाते हैं, जिस रूप में जाने जाते हैं, वो उनकी ये हिंदवी की रचनाएं हैं। इसको हम हिंदी नहीं कहेंगे, इसको हम हिंदवी की रचनाएं कहेंगे, जिससे उर्दू भी निकली है और जिससे हिंदी भी निकली है। जो हमारी
मिली जुली मुश्तरका एक जबान है, वो हिंदवी है, जिसे अमीर खुसरो कहते हैं। तो हम देखें तो इतने सारी मतलब संगीत का अगर आप रास्ता देखें, अगर आप साहित्य का रास्ता देखें, अगर आप भाषा का रास्ता देखें, हर तरह से आपको देखने में आएगा कि एक नए हिंदुस्तान का वो तसव्वुर कर रहे हैं, उसको एक सूत्र में पिरो रहे हैं अमीर खुसरो। और उनका पिरोना ये कोई राजनीतिक प्रोजेक्ट नहीं है, उनका ये पिरोना एक शुद्ध रूप से सांस्कृतिक उनका जीवन है। वो भारत को इतना प्यार करते थे कि कहते थे कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जिसको सूरज बहुत प्यार करता है, और यहाँ की जो तपिश है वो सूरज के इश्क की गर्मी है। तो ये जो सूरज के इश्क की गर्मी से रचा हुआ उनका इश्क की गर्मी से रचा हुआ जो उनका पूरा साहित्य है, वो हमें बहुत बहुत ज्यादा भीतर से संवेदनशील और भीतर से मनुष्य बनाने के लिए बहुत जरूरी है। आगे हम लोग कभी इस पे जिक्र करेंगे आगे आने वाले प्रोग्राम्स में कि जो उनकी संवेदनशीलता है वो किस स्तर तक पहुंचती है जब वो काहे को ब्याहे विदेश जैसी अपनी रचना लिखते हैं। और मुझे नहीं लगता कि 13वीं शताब्दी के उस दौर में सारी दुनिया में औरतों के लिए इतनी संवेदनशील रचनाएं कहीं और लिखी गई हो। तो हमें अपने अमीर खुसरो पे और अपने हिंदुस्तान पे उनके नजरिए से गर्व करना सीखना चाहिए। जी, एक सवाल और था सर आपसे थोड़ा सा, ये क्योंकि यहाँ पे बहुत यंग बच्चे भी हैं सारे, ये गंगा जमनी तहजीब क्या है थोड़ा सा, और अमीर खुसरो से कैसे जुड़ जाती है, ये थोड़ा सा अगर आप कुछ बोले तो अच्छा है थोड़ा सा एक बार, क्योंकि गंगा जमनी तहजीब हम सबने सुना है बच्चों ने और स्पेशली इस टीम ने, लेकिन क्या है एग्जैक्टली, हम किसको बोलते हैं और खुसरो से कैसे जुड़ जाती है, अमीर खुसरो से कैसे जुड़ जाती है? ये तो एक बहुत ही, जैसा मैंने कहा कि ये एक बहुत आधुनिक मुहावरा है, और इस तरह से हमारा ये एक राजनीतिक मुहावरा है, गंगा जमुनी तहजीब, और इसको काउंटर करने के लिए पैदा हुआ है कि जो लोग कहते हैं कि एक तरह का धर्म होगा, एक तरह की भाषा होगी, एक तरह का पहनावा होगा, एक तरह का खान पान होगा, उसके जवाब में ये कहा जाता है कि नहीं, ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है। यानी जैसे बहुत सारी नदियों का संगम होके नदियां बनती हैं, वैसे ही बहुत सारी संस्कृतियों का संगम होके ही एक कोई संस्कृति बनती है। लेकिन जैसा मैं कह रहा था, ये मसला ही नहीं था अमीर खुसरो के लिए कि उनको संस्कृतियों को आपस में मिलाना है। ये मसला उनके लिए था ही नहीं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत सहज था कि संस्कृतियां तो ऐसे ही बनती हैं, बिना मिले जुले तो संस्कृतियां बन ही नहीं सकती हैं। कोई भी संस्कृति जो शुद्ध संस्कृति है, ऐसी संस्कृति का अस्तित्व ही नहीं है दुनिया में। कोई कहे कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, और हिंदू एक तरह का होता है। हिंदू सैकड़ों तरीके के हो सकते हैं। आप देखेंगे कि एक नॉर्थ ईस्ट का हिंदू और केरल के हिंदू और उत्तर प्रदेश के हिंदू में बहुत फर्क होगा, भाषा से लेके, पहनावे से लेके, उसके रहन सहन, उसके रीति रिवाज में बहुत सारा फर्क होगा। तो लेकिन ये मसला अमीर खुसरो के लिए नहीं था। उनके लिए तो संस्कृतियों का संगम ही संस्कृति होती है, बिना संगम के कोई संस्कृति नहीं होती है।
उनकी भाषा में भी आप देखिए तो जिस जो गजल पढ़ी अभी एक वीडियो में, जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, तो इसका ये पूरी गजल ही, इसका एक टुकड़ा फारसी में है और एक टुकड़ा हिंदी में है। कैसे वो भाषाओं को आपस में जेल करने देते हैं, कैसे मिलने देते हैं, वो आपको बहुत खूबसूरती से हिंदी के शब्द, उर्दू के शब्द, अवधी के शब्द, फारसी के शब्द, इन सारे शब्दों के बीच जिस तरह से आते जाते हैं, तो जितना मिला जुला संगम, पूरा व्यक्तित्व ही उनका एक संगम है अमीर खुसरो का, और वही भारत की पहचान है। उसके बगैर हम किसी भारत का मुझे नहीं लगता तसव्वुर कर सकते हैं। जी, बहुत जी। खूब। और बस एक बात और ये थी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अमीर खुसरो की जो माता जी थी वो हिंदुस्तान से थी और पिता ईरानी थे, और कहीं ना कहीं संस्कृतियों का ही उनमें एक रहा। और साथ में कहीं ना कहीं अगर म्यूजिक में भी हम देखते हैं तो ईरानी रागों को और हिंदुस्तानी रागों को मिला के, या वहाँ के वाद्य यंत्रों को भी कहीं बहुत उनका एक्सपेरिमेंट का काम है। तो एक मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जीनियस उस शताब्दी के बहुत बड़े, जिनका दायरा बहुत बड़ा है। लेकिन मुझे कई बार ये लगता है कि खुद भी कि क्योंकि दरबारी कवि भी रहे हैं वो सालों तक, और जनता में भी एक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा था उनका। ये शायद भाषा का जो इस तरह का एक आता है, तो एक आवारगी तो जरूर रही होगी उनकी पर्सनैलिटी में, घूमने फिरने का या घुमक्कड़ व्यक्तित्व तो हो रहा ही होगा उनका। थोड़ा सा मुझे भाषा के बारे में थोड़ा सा और, बस इस कार्यक्रम को अंत उसी से करते हैं कि भाषा में किस किस तरह के उनके आपको वो दिखाई देते हैं, अलग अलग जैसे होता है डायलेक्ट या अलग अलग, क्योंकि उनकी भाषा की रेंज बहुत ज्यादा दिखती है। फारसी में भी लिखते हैं और हिंदवी में भी लिखते हैं, और भी कई भाषाओं का उनमें पाया जाता है। देखिए, मैंने एक किसी ऐसे ही प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था कि जैसे पिछले कुछ दशकों में हम अपने पड़ोसियों से और अपने जो बहुत प्राकृतिक रूप से जिन संस्कृतियों से जुड़े थे, उनसे बहुत अलग हो गए, और अमेरिका ही हमारा सबसे नेबरहुड हो गया। पहले जिस दौर की ये बातें हैं, ईरान, अरब से लेके हिंदुस्तान तक एक जैसा आवागमन, एक जैसी संस्कृतियों का मेल जोल, एक जैसे विश्वासों और दर्शन का मेल जोल, ये हम लोग जीते थे, और हमारा नेबरहुड यहाँ से ईरान तक फैला हुआ था। धीमे धीमे वो सिकुड़ के इतना छोटा हो गया कि पाकिस्तान तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। अब हमारा पड़ोस जो है वो अमेरिका तो है, लेकिन हमारा पड़ोस पाकिस्तान और बांग्लादेश और ईरान और अफगानिस्तान नहीं है सांस्कृतिक रूप से, जबकि बहुत ही प्राकृतिक रूप से जो नेचुरली हमारा साहित्य, हमारा संगीत, हमारा पूरा कल्चर ही जो बड़ा व्यापारिक मार्गों के रास्ते पे, आवागमन से, राजनीतिक उथल पुथल की वजह से बहुत करीबी रूप से जुड़ा हुआ था, और उसमें बहुत सारा रिश्ता जो है वो रक्त संबंध भी हमारा इन इलाकों से था, वो सारा ब्रेक हुआ, और वो दिखता है आपको अमीर खुसरो के पूरे व्यक्तित्व में। आपको ईरान से लेके, अरब से लेके, अफगानिस्तान से लेके, काबुल का बार बार जिक्र आता है, वहां से लेके हिंदुस्तान तक का पूरा, खासकर नॉर्थ इंडिया का, आपको पूरा ये जो एक ज्योग्राफिकल रेंज है, वो उनके आपको भाषा में दिखाई देगी। बहुत सारे शब्द आपको तरह तरह के मिलेंगे, और यही वजह है कि जो एक कॉमन है इन सारे, न केवल कल्चर के तौर पे ट्रेवल करते रहते हैं,
बल्कि फिजिकली भी वो यात्राएं करते हैं, और वो यायावरी उनके साहित्य में भी दिखाई देती है, जब वो तरह तरह के प्रभाव अपने अपने ऊपर लेते हैं और दूसरों पे प्रभाव डालते हैं। तो अमीर खुसरो के अंदर वो नानक वाली और बुल्ले शाह वाली यायावरी भी है, और दर्शनों को सीखने का की एक तमीज है। वो हिंदू दर्शन के बारे में भी कहते हैं कि ये लोग हमसे अलग हैं, लेकिन मुझे इनका इनका जो तरीका है खुदा को याद करने का, वो मुझे बहुत पसंद आता है। और तो दूसरे धर्मों के साथ, दूसरे जो फिलॉसफी की धाराएं हैं, उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो भाषा के साथ जिस तरह से व्यवहार करते हैं, वो उनकी आप देखेंगे कि वो उस तरह के सीरियस पोएट नहीं है कि बड़ी चीज केवल सीरियस चीजों पे लिखते हैं, कि केवल मसनवी लिख रहे हैं, केवल इतिहास की चीजों पे लिख रहे हैं, केवल बड़े गंभीर फिलोसफिकल लव के बारे में लिख रहे हैं। वो मुकरियों में जाते हैं, वो जीवंत भाषा बना देते हैं, जीती जागती भाषा बना देते हैं। और आपको ये सुन के बड़ा मजा आएगा, अगले प्रोग्राम में हम लोग उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। ये जो मुकरियां हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस्तेमाल किया था। तो उसमें पूछा जाता है, क्यों सखी साजन, तो ये जो तोता और लोटा आता है, इसकी जगह आता है नहीं अंग्रेज। किन्होंने हमारे ऐसे ऐसे हमारे देश को लूट लिया, ऐसे ऐसे कर लिया। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे याद नहीं है, मैं अगली बार आपको सुनाऊंगा, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज, उसमें ये जवाब आता है। तो इस तरह की जो परंपरा है साहित्य की, उसको उन्होंने बड़ा जीवंत और जीवन से जोड़ दिया। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बस कार्यक्रम हो गया, और हम अभी, क्योंकि अमीर खुसरो का बहुत बड़ा कैनवास है, जैसा हम बात कर रहे थे कि एक म्यूजिशियन बहुत बड़े, और बहुत उनकी कविताएं और पहेलियां और मुकरियां, और तो बहुत कुछ है जो हम और आगे इसको जारी रखेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लगातार जुड़े रहिए क्योंकि सब ऑडियंस जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जब मोटिवेशन मिलता है हम सबको। तो अगली बार फिर हम अगला कार्यक्रम दोबारा से अमीर खुसरो पर करेंगे। जैसा अंशु जी ने बताया कि कुछ नए पहलू उनके काम के खोजने की कोशिश करेंगे, और खास तौर से संगीत के क्षेत्र में, और कव्वाली जो ईरान से शायद वो उन्होंने हिंदुस्तान में कव्वाली को इंट्रोड्यूस किया, और एक अलग अंदाज बन गया हिंदुस्तानी कव्वाली का। तो उस सब पे भी हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।